हेलो बच्चों, आज आप लोगों का फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में क्लास 10th का जो इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों को फर्स्ट यूनिट के बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था। अब आज हम सेकंड यूनिट जो कि एसिड बेस और साल्ट आज हम पढ़ाएंगे, अम्ल क्षार और लवण के बारे में। तो आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो पर जुड़े हैं और भरोसा किए हैं, और हम भी ये आपसे वादा करते हैं कि आपका भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इससे जो है उनको जो भी एजुकेशनल बेनिफिट चाहिए वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो सेकंड यूनिट है क्लास 10th का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। टोटल 4 यूनिट है आपको पढ़ने हैं। आज इस क्लास में आपको सेकंड यूनिट पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को देख करके जाएं, तभी आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आप ये सोच करके कि नहीं थोड़ा सा यहाँ देखें, थोड़ा सा कहीं और देखें, तो आपको यकीन मानिए कि सही कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिल पाएगा। आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा स्टेप वाइज स्टेप, तो ही तभी आपके नॉलेज बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। और बोर्ड एग्जाम में भी आपको अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो चलिए, आज का टॉपिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। तो एसिड बेस और साल्ट के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। जनरली अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अम्ल क्षार और लवण क्या होता है। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। अम्ल क्षार लवण के बारे में आप जनरली अगर बात करें तो इसके बारे में आप क्लास 6 से ही थोड़ा बहुत चीजें जो है पढ़ने और सीखने को मिला है आपको। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा और एडवांस जो है एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करेंगे। आप इस चीज को समझिएगा अच्छी तरीके से। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे हम एसिड, बेस और साल्ट, जिसको हम अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं हिंदी में। अब ये अम्ल, क्षार और लवण आज आपको यही पढ़ना है। तो अगर हम जनरली बात करें कि अम्ल क्या होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो या सोर हो, ठीक है ना, जिसका टेस्ट, जिसका स्वाद सोर हो, खट्टा हो, जनरली उसको हम एसिड बोल देते हैं। अगर हम बेस की बात करें तो जिसका स्वाद जो है वो कसैला हो, इसको हम बिटर कहते हैं या कड़वा कहते हैं। मतलब जिसका स्वाद कड़वा हो या कसैला हो उसको हम बेस कहते हैं। और अगर हम साल्ट की बात करें तो साल्ट एक अलग चीज है जिसके बारे में आपको अलग से आपको इसी यूनिट में पढ़ाया जाएगा। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो साल्ट बनता है, इसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो अगर हम बात करें अम्ल के बारे में, तो आपने देखा कि जिसका स्वाद खट्टा होता है उसको हम अम्ल कहते हैं, और जिसका स्वाद कसैला होता है या फिर बिटर होता है उसको हम क्षार कहते हैं। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि इसको हम पता कैसे करेंगे। भाई, आप सारे सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके सामने कोई भी सब्सटेंस रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ कि इसका ये एसिड है कि बेस है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे बताएंगे? तो आप यही सोच रहे होंगे कि उसको हम टेस्ट करके बता देंगे। तो देखिए, आप सारे सब्सटेंस का टेस्ट इसलिए नहीं कर सकते, अगर आप उस सब्सटेंस के बारे में पहले से जानते होंगे तो आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अननोन सब्सटेंस है तो आप उसका टेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर आप कैसे उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसिड है कि बेस है कि साल्ट है? तो उसके लिए आपको कुछ चीजों के बारे में, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स में आपका जो इंडिकेटर्स होता है उसमें आपका लिटमस पेपर आ जाता है,
लिटमस सॉल्यूशन हो जाता है, पीएच पेपर हो जाता है, और भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। बट हम यहाँ आपको जनरली जो आपके लिटमस पेपर है उसके बारे में आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक का कलर रेड होता है और दूसरे का ब्लू होता है, ठीक है ना। लिटमस पेपर दो कलर का आपको मार्केट में मिलेगा, एक रेड कलर का होगा, एक ब्लू कलर का होगा। अब जो है आपको करना क्या है, रेड लिटमस देखो, जैसे मान लो कि आपके सामने सब्सटेंस रख दिया गया और आपसे कहा जाए कि इस सब्सटेंस के बारे में बताओ कि ये सब्सटेंस जो है एसिड है कि बेस है। अगर आप इस सब्सटेंस में रेड लिटमस को डालते हैं, रेड लिटमस को डालते हैं और रेड का कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, मतलब लाल का कलर जो है, लाल लिटमस पेपर नीले में अगर कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब ये जो है क्षार होता है। इसका मतलब ये आपका क्षार होता है, क्षार मतलब बेस होता है। और ऐसा सब्सटेंस या ऐसा सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो सब्सटेंस होगा वो अम्ल होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। बस इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो चीजें आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये कि आप फिजिकल टेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑन द बेसिस आप टेस्ट आप उसका जो है टेस्ट नहीं करेंगे, मतलब स्वाद के बेसिस पे आप उसका टेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको जो है लिटमस पेपर की जरूरत पड़ेगी, लिटमस पेपर की जरूरत पड़ेगी उसके लिए आपको। तो आपने देखा कि पहला तरीका था एसिड बेस और साल्ट को पहचानने का, स्वाद के बेसिस पे। जो सब्सटेंस खट्टा होता है अम्ल, जो कड़वा होता है क्षार, और जो नमकीन होता है वो लवण। लेकिन आप सारे सब्सटेंस का जो है स्वाद के बेसिस पे टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप जो है लिटमस पेपर का यूज करते हैं। और लिटमस पेपर दो कलर का आपको मिलेगा मार्केट में, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर रेड लिटमस पेपर को अगर आप किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और उसका कलर चेंज हो जाए, अगर कलर चेंज हो जा रहा है इसका मतलब वो क्षार है, ये जो सब्सटेंस है वो क्षार है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप किसी सॉल्यूशन में या किसी भी सब्सटेंस में डालते हैं और उसका कलर चेंज होकर के रेड हो जाए, इसका मतलब वो जो सब्सटेंस है, वो जो पदार्थ है वो अम्ल है। दो तरीका हो गया। अब सवाल ये आपके सामने फिर उठता है कि क्या सारे सब्सटेंस को पहचानने के लिए हमेशा आपको लिटमस पेपर रखना पड़ेगा? क्योंकि किताब में या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर फार्मूला लिख के आ जाए तो फार्मूले के बेसिस पे आप किस तरीके से ये पता करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है और कौन सा सब्सटेंस साल्ट है। तो उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट अलग से स्टडी करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें, आप देख भी रहे यहाँ पे जो बेस का परिभाषा लिखा गया है यहाँ पे, कि आर्हेनियस ने बताया है कि वे पदार्थ जिसको सॉल्यूशन में डालने पर वो OH नेगेटिव दे उसको हम बेस कहते हैं। मतलब ये यहाँ पे एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस, आर्हेनियस के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन होगा, ऐसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन होगा वो जो है H+ आयन देगा, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जलीय विलयन में। ऐसे पदार्थ जिनके पास हाइड्रोजन हो, उनको जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो H+ देगा। तो उसके बारे में इन्होंने क्या बताया कि ये जो सब्सटेंस होगा वो अम्ल होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब्सटेंस जो होगा वो अम्ल होगा। और ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जिसके पास OH हो, उसको अगर हम जलीय विलयन में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में अगर इसको हम डालते हैं तो ये OH नेगेटिव देगा। तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे क्षार, मतलब बेस। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना।
अब फार्मूला आपके कॉपी पे लिखा होगा, आपके बुक में लिखा होगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। तो वहां से अगर आपको अम्ल क्षार के बारे में पहचानना होगा तो सबसे पहले उस फार्मूले को आप देखिएगा, और फार्मूले को देखने के बाद जैसे एग्जाम्पल आपके सामने हम ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने हमने HCl ले लिया, तो HCl लेने के बाद आप ये देख करके ही पहचान रहे हैं कि इसके पास हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको वाटर में या पानी में अगर आप इसको डालते हैं तो H+ देगा ये, और अगर H+ देगा तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस होगा वो एसिड होगा, अम्ल होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। और ऐसे पदार्थ जैसे NaOH, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे OH है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। मतलब ये कि ये जो है जलीय विलयन में OH नेगेटिव दे रहा, और जब OH नेगेटिव देगा इसका मतलब ये बेस है। ऐसे पदार्थ जो H+ देंगे वो एसिड, ऐसे पदार्थ जो OH नेगेटिव देंगे वो बेस। ये बात किसने बताई थी? आर्हेनियस ने बताई थी। ये बात आर्हेनियस ने बताई थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया एसिड और बेस के बारे में, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लवण के बारे में देखते हैं कि लवण क्या होता है ना, साल्ट क्या होता है। साल्ट जो होता है इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन टाइप का होता है। जैसे आप घर में देखते हैं नमक अवेलेबल होता है जो खानों में अक्सर डाला जाता है। फिटकरी जो होता है वो भी एक तरीके से साल्ट होता है, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो काला नमक होता है, सेंधा नमक होता है, ये सब एक तरीके से लवण होते हैं, लवण के एक उदाहरण होते हैं। तो लवण बनता कैसे है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो देखो लवण में क्या होता है, जब आप अम्ल और क्षार दोनों को मिलाते हैं तो लवण बनता है प्लस जल निकलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन, ये सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है। जैसे अम्ल का एग्जांपल हम ले लें HCl, प्लस क्षार का एग्जांपल ले लें NaOH, और ये मिल करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और प्लस H2O बनाएगा, है ना। NaCl जनरली आपको पता है कि आपके घरों में यूज होता है। इसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, इसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, और ये आपके खानों में यूज किया जाता है। खाना जब बनाया जाता है तो उसमें यही नमक डाला जाता है, NaCl। तो आप देख रहे हैं कि एसिड और बेस दोनों मिल करके क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं, साल्ट बना रहा है, लवण बना रहे हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को आप जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो साल्ट बनता है। इस प्रोसेस को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये तो अब कुछ जो है साल्ट के एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिए गए हैं। जैसे कि बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा आपको पता है, आप लोग परिचित भी होंगे इसके बारे में, थोड़ा बहुत आपको अलग से जानकारी होनी भी चाहिए। सोडा के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे, जिसको आप घरों में जनरली यूज भी करते हैं। किसी भी पकवान को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है ताकि वो नरम हो और फूले अच्छे से, जिससे वो स्वादिष्ट हो जाता है। तो अब बात यह है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसी को हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है वो NaHCO3 होता है। रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि बेकिंग सोडा को बनाने का तरीका बताइए। तो बेकिंग सोडा को बनाने का जो सबसे आसान तरीका है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है बेकिंग सोडा को बनाने का तरीका। इसमें आप सोडियम कार्बोनेट लेंगे, जिसको आप धावन सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका नाम सोडियम कार्बोनेट। इसका जो जलीय विलयन होगा, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट को आप पानी में डाल देंगे, मिला लेंगे, उसमें घोल देंगे, और फिर उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। CO2 गैस इसमें से पास करेंगे। जब CO2 गैस पास करेंगे तो ये क्या होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये तो हो गया। देखो
ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसान तरीके से आएगा। या तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि बेकिंग सोडा के बारे में लिखिए, उसका उपयोग लिखिए और उसको जो है किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में लिखिए। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, बनाने का तरीका क्या होता है, ये तो आपने सीख लिया और जान लिया। अब चलते हैं कि इसका जो उपयोग होता है वो किस में किया जाता है। हमने बेकिंग सोडा का नाम लेने के जस्ट बाद ही आपको बताया कि भोजन को स्वादिष्ट और मुलायम बनाने में उपयोग किया जाता है, पेट की अम्लीयता दूर करने में। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सबसे जो है इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप इस चीज को समझिएगा कि पेट की अम्लीयता दूर करने में मतलब क्या है। आप जानते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम लगभग सबको होती है ना। एसिडिटी की प्रॉब्लम लगभग सभी लोगों को होती है, ये सबको पता है कि कभी कभी ज्यादा उल्टा सीधा छोला भटूरा समोसा या फिर इस तरीके से उल्टा पुल्टा खाने पीने की वजह से पेट के अंदर गैस बहुत ज्यादा बन जाता है। तो गैस बन जाता है तो आप क्या करते हैं, आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, टीवी में आता है 1 सेकंड में इनो जो है पानी में डाल करके पीने से क्या होता है कि उसका जो गैस होता है एसिडिटी खत्म हो जाती है। और भी कुछ आयुर्वेदिक जो है आते हैं पैकेट में करके, गैस करके कुछ आता है, उसको भी अगर आप पानी में डाल करके पीते हैं तो गैस खत्म हो जाता है। तो इन सब चीजों का उपयोग आज के डेट में मार्केट में होने लगा है। बाकी पहले क्या होता था, आप अपने मम्मी से पूछिएगा, अपने दादी से पूछिएगा कि घर में जो आपके बेकिंग सोडा रखा जाता था, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसका फार्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या करते थे, इसको खिला दिया जाता था, एक चुटकी भर खा लेते थे। तो इससे क्या होता था, देखो ये जो है वो बेसिक नेचर का होता है, जनरली ये जो बेसिक नेचर का होता है। और आपके पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ने का मतलब वहां एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो जब एसिड और बेस आपस में मिला देंगे, मतलब बेकिंग सोडा जब आप थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, मतलब लवण बन जाएगा। और लवण जो होता है वो उदासीन होता है, वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। तो इससे जो है आपकी पेट की जो एसिडिटी होगी, जो गैस की समस्या होगी, वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है बेकरी उद्योग में, आप लोग जानते भी होंगे कि जो ब्रेड बनता है, पाव रोटी बनता है, उसको फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धावन सोडा। धावन सोडा अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था कि धावन सोडा से ही आप बेकिंग सोडा बनाते हैं, जिसका जो फार्मूला होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं हम। अब सोडियम कार्बोनेट को हम बनाते कैसे हैं, तो देखो बहुत आसान तरीका है। सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए ये तो आपका जो Na2CO3 होता है, इसको हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, वाटर में डाल देंगे। इसमें जो है जब आप वाटर में डालेंगे तो इसमें 10 पार्टिकल जो वाटर होगा वो जुड़ जाएगा, .10H2O, ये ठीक है ना। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें जब आप वाटर को ऐड कर देते हैं, देखो वाटर यहाँ पे ऐड होगा, इस प्रोसेस को आप कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। इसमें वाटर जो है जाकर के जुड़ जाता है, वाटर इसके अंदर जुड़ जाएगा, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा दोनों के बीच में। वाटर के पार्टिकल इसके क्रिस्टल में जाकर के जगह जगह पे फंस जाएगा, जगह जगह पे जाके रुक जाएगा। 1 मोल अगर आप सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो उसमें 10 मोल वाटर जो है जाकर के सोख लेगा वो। तो जो फार्मूला बनेगा उसी को आप धावन सोडा कहते हैं, इसी को आप वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए यहां पर भी आप फार्मूले में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 10H2O आपको ऐड करना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। तो इसको कैसे बनाते हैं आपने देख लिया, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन वाटर से कराते हैं। रिएक्शन नहीं कराना होता, बस वाटर में डाल देते हैं। तो जितनी इसकी क्षमता होती है उतने वाटर को ये सोख लेगा अपने अंदर, और जब सोख लेगा तो उसी को आप क्या बोलेंगे, धावन सोडा बोलेंगे। इसके बाद अब इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, धावन सोडा आप जानते हैं घर में जो है सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए। अब जल की कठोरता क्या होती है, आपको पता है कि जल जो होता है 2 तरीके का होता है, एक हार्ड वाटर होता है और एक सॉफ्ट वाटर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, जो जल होता है वो 2 तरीके का होता है, एक हार्ड होता है और दूसरा होता है सॉफ्ट।
हार्ड वाटर क्या होता है? ऐसे वाटर या ऐसे पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस अवेलेबल हो। जैसे समुद्र का जो पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है, इसमें ये आयंस अवेलेबल होते हैं। इन्हीं की वजह से जो जल होता है वो हार्ड हो जाता है। इसको हम पी नहीं सकते हैं, पिएंगे तो बहुत ज्यादा नमकीन टाइप का होगा, मतलब इसको आप पी नहीं सकते हैं। जो सॉफ्ट वाटर होता है इसी को हम जनरली क्या करते हैं, पीने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका जो है हम पीने में उपयोग करते हैं। इसका पीने में उपयोग किया जाता है। तो हार्ड वाटर, अब सवाल ये है कि अगर आपको कपड़ा धुलना हो तो किस में धुलेंगे? देखो, धुलने के लिए तो आप दोनों में धुल सकते हैं, हार्ड वाटर में भी सॉफ्ट वाटर में भी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप डिटर्जेंट यूज करते हैं या साबुन यूज करते हैं। अगर आप डिटर्जेंट यूज करेंगे तो दोनों पानी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आप साबुन का यूज करते हैं तो साबुन सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही उपयोगी होगा, हार्ड वाटर में उपयोगी नहीं होगा। मतलब साबुन के साथ अगर कपड़ा आप धुलना चाहते हैं तो हार्ड वाटर का अगर आप उपयोग करेंगे तो वहां पे झाग नहीं बनेगा। इसमें झाग बनेगा लेकिन इसमें नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो साबुन के आयंस होते हैं वो इसके साथ मिल करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें झाग नहीं बनेगा। तो ये चीजें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो जल की कठोरता दूर करने में, अब जैसे ये जो साल्ट होते हैं, जब आप इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, जिसको आप बोलते हैं धावन सोडा, इसको जब आप इसमें डाल देते हैं, हार्ड वाटर में डाल देते हैं, तो क्या होता है, इनके आयंस को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो हार्ड वाटर था वो हार्डनेस जो इसकी थी वो थोड़ी बहुत क्या मैक्सिमम कम हो जाती है। तो इसका उपयोग जो होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको धावन सोडा बोलते हैं, इसका उपयोग जल की जो कठोरता दूर करने के लिए की जाती है। बेकिंग सोडा के निर्माण में आपने पीछे देखा भी कि बेकिंग सोडा को बनाने के लिए आप जो है क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अब इसके बाद जो अगला आपका टॉपिक है वो है बिरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने का आपने नाम सुना होगा कि जो है कपड़ों की ब्लीच किया जाता है, और भी जगहों पे बहुत जगह ब्लीचिंग का यूज किया जाता है। तो अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे डिटेल में। तो आप इसको जो है समझिएगा। सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। अब इसको बनाते कैसे हैं? देखो, बनाने के लिए क्या है, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसका रिएक्शन आप क्लोरीन से अगर आप करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CaOCl2, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और प्लस वाटर साथ में निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को आपको जो है याद रखना होगा कि जब आप जो है बुझे चूने के साथ रिएक्शन कराते हैं किसका, क्लोरीन का, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन जनरली आपको जो है प्रैक्टिस के द्वारा याद करने पड़ते हैं। जब रिएक्शन याद रहेगा तो इसमें जब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम अगर आपको पता है तो रिएक्शन को एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है प्लस वाटर बनता है। अब इसके उपयोग की अगर हम बात करें, जल को कीटाणु मुक्त करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। आप देखते हैं जहां बहुत ज्यादा गंदगी होती है, जहां बहुत ज्यादा मच्छर पनपते हैं जिस जल में, वहां ब्लीचिंग पाउडर डाल देने से क्या होता है, वहां पे कीटाणु मर जाते हैं। कपड़ों की ब्लीचिंग में, कपड़ों की साफ सफाई के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। तो अब जो है एक लास्ट टॉपिक जो आपका इसमें है पीएच स्केल, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो, हाँ, ये जो पीएच स्केल होता है ये थोड़ा अच्छे से अगर आप नहीं समझेंगे तो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आप सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच जो है 5 है तो वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण है कि उदासीन है, मतलब उस चीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल
देखिए पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की क्षमता क्या है। अब ये पीएच स्केल, अब स्केल क्या होता है, देखिए स्केल यहाँ पे जो आपके क्लास 10th लेवल पे है उसी के हिसाब से आप लोगों को हम बता रहे हैं कि एक ऐसा स्केल जो 0 to 14 तक बनाया जाता है, इसमें जो मिड पॉइंट होता है वो 7 होता है। अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम हो, 7 से कम हो तो वो एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है। और अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा, मतलब बेसिक होगा। और अगर एग्जैक्ट 7 होगा तो वो उदासीन होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। ठीक है ना, उसका जो नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 से अगर कम है तो एसिडिक, 7 से अगर ज्यादा है तो बेसिक, और अगर एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए 2-3 सब्सटेंस दे दिया है, सब्सटेंस ए बी सी। अब इसमें अगर आपसे कह दिया जाए कि ए का पीएच 3 है, बी का पीएच 2 है और सी का पीएच 6 है, ये पीएच वैल्यू दिया गया है, और आपसे कहा जाए कि इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है, कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे। अब आप अगर इस टेबल के हिसाब से चलेंगे तो अब तो आप यही कहेंगे कि अम्ल तो तीनों है, मतलब तीनों अम्लीय नेचर शो करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होगा। तो देखिए जितना ज्यादा पीएच की वैल्यू कम होगी, पीएच की वैल्यू जितना कम होगी सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सब्सटेंस उतना ही बेसिक होगा, और अगर एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहां अगर इन तीनों में कंपेयर करके आपसे पूछा जाए कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है, तो पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक होगा, मतलब ये बी वाला जो है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच है वो सबसे कम है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, पीएच कम होने का मतलब, ये तो एक तरीके का केवल रीडिंग आपको बता रहा है, पीएच जितना कम होगा, पीएच जो है जितना कम होगा उतना ही सब्सटेंस कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन में एच आयन की जो सांद्रता होगी, जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा। मतलब पीएच अगर कम है तो एच प्लस का जो कंसंट, देखो पीएच अगर कम है तो एसिडिक, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और एच प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो बेसिक कैरेक्टर में आपने देखा, इसका भी इसी तरीके से एक स्केल बता देते हैं कि पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब उसमें जो OH का कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपने सारे पॉइंट को एक तरीके से देख लिया। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों के सामने अगर हम रखते हैं जिसमें पीएच वैल्यू दिया गया है, जैसे कुछ पदार्थ जिसका पीएच मान आपके सामने दिया गया है। अब जैसे बैटरी, बैटरी आप लोग घरों में यूज किया जाता है, इन्वर्टर की बैटरी होती है। इन सब के बैटरी के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जो पानी डाला जाता है, उस बैटरी के अंदर जो पानी होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, वो अम्लीय नेचर का होता है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 0 से 1 होता है, मतलब वो एसिडिक ज्यादा होता है। जठर रस, जठर रस का मतलब जो पेट के अंदर, जो पेट के अंदर जूस सिक्रीट करता है, कौन करता है आप लोगों को पता है, बाइल जूस होता है। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है। अब वो जो जूस सिक्रीट होता है वो कौन सा जूस होता है, वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहां जो पेट के अंदर जूस सिक्रीट करता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 1.2 से लेकर के 2 तक होती है। तीसरा सिरका, नींबू का रस, अगर इसके पीएच की बात करें जो घरों में आप जनरली यूज करते हैं 2.2 से लेकर 3.4 तक। सोडा या फिर संतरे के रस की बात करें 3.2 से लेकर 3.9 तक होता है। अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन, आप लोगों को पता है कि जो एसिडिक रेन होता है वो कैसे होता है, जब बड़ी बड़ी कारखानों से चिमनियां जो धुआं निकालती हैं SO2 के फॉर्म में, वो इन्वायरमेंट में ऊपर
जाकर के अवेलेबल होता है, और जैसे ही बारिश होती है तो पानी के साथ मिल करके जो SO2 गैस होता है वो पानी के साथ मिल करके क्या करता है, H2SO4 बना लेता है जब पहली बारिश होती है। इसीलिए कहा गया ना कि जब पहली बारिश हो तो उसमें भीगना नहीं चाहिए, लेकिन लोग शौकीन होते हैं पहली बारिश में और भी भीगने की इच्छा जाहिर करते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि पहली बारिश अगर 3 से 4 महीने लगातार बारिश ना हुई हो, उसके बाद अगर बारिश हो रही तो उसमें भीगने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि SO2 गैस जो प्रचुर मात्रा में इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं वो वाटर के साथ मिल करके H2SO4 बना लेते हैं, जो कि एसिडिक होता है और हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे स्किन पर फफोले पड़ जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है, अम्ल वर्षा की वजह से होता है। इसलिए पहली बारिश में भीगना नहीं चाहिए। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है 2 से लेकर के 5.6 तक होता है। दूध लार, जो दूध होता है, ठीक है ना, जो मिल्क होता है उसमें जो लार होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है 6.4 से लेके 6.6 तक। शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। और मानव रक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ब्लड होता है उसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। और आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि लवणीय होता है। तो ऐसे केसेस में आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका जो क्या नाम है, कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, वो क्षारीय होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देखिए और क्वेश्चन का जवाब हमारे बताने से पहले आप अगर दे लेते हैं इसका मतलब आप अच्छी कंडीशन में है, चीजों को अच्छे से समझ पाए हैं। तो चलिए आते हैं, पहला जो क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको जो है, अगर हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड होता है। हेमी हाइड्रेटेड का मतलब हाफ मोल ऑफ वाटर जो होता है, 1 मोल कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ा होता है, इसको आप बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप इसका जल के साथ अपक्रिया करा देते हैं, मतलब ये कि हाफ मोल जल पहले से है, अगर आप इसमें 1.5 मोल वाटर और ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा CaSO4.2H2O। 2 वाटर पार्टिकल इसमें जुड़ जाएगा अगर, तो इसको हम बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम बना लेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। जिप्सम से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको हम पीओपी भी कहते हैं। पीओपी जनरली आप घरों में डिजाइन बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो पीओपी यही होता है। सबसे पहले पीओपी जो किया जाता है उससे पहले क्या करते हैं, पहले जो पीओपी का पाउडर आता है जिसको आप पीओपी बोलते हैं, एक्चुअली वो जिप्सम होता है, उसमें क्या करते हैं, वाटर मिला देते हैं। वाटर मिलाने के बाद वो जब लिक्विड स्टेट में आ जाता है, थोड़ा सा जो है शेप बनाने के तरीके से, तो उसको दीवार पे क्या किया जाता है, डिजाइन के रूप में रखा जाता है। तो जब डिजाइन बना दिया जाता है तो कुछ समय के बाद जो होता है, ये जिप्सम जो होता है वो वाटर को रिलीज करता है, डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, तो ये पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम पीओपी कहते हैं। ये डिजाइन होता है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगले के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या, अभी जस्ट आपको पीछे बताया गया है कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट अगर है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बाकी अगर कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेटेड है तो इसका मतलब वो आपका जिप्सम हो जाएगा। बाकी ये सब तो जनरल क्वेश्चन है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है। इसको अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट यूनिहाइड्रेटेड, ये कैल्शियम सल्फेट केवल होता है। नेक्स्ट, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 0 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, 5 नहीं होगा, 7 होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया का उत्पाद क्या होता है। पीछे आपको बताया गया कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। साल्ट का मतलब लवण बनता है और प्लस वाटर बनता है। तो ये यहां पे केवल अम्ल, केवल क्षार, लवण और जल, ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक की बात की जा रही है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर की बात की जा रही है। तो ये जो लिटमस है
ये आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है क्योंकि कागज के तरीके के होता है। बाकी फिनाप्थलीन ये केमिकल इंडिकेटर है, मेथिल ऑरेंज आपका केमिकल इंडिकेटर है, मेथाइल रेड भी आपका केमिकल इंडिकेटर है, बट जो लिटमस होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है, प्राकृतिक या नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी होती है? तो अम्लीय विलयन है तो इसका मतलब उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो ज्यादा होगा, कम तो होगा नहीं, शून्य होगा नहीं, समान होगा नहीं, मतलब अधिक होना चाहिए तभी वो अम्लीय होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अभी आपको हमने बताया था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, दोनों नाम आपको पीछे बताए गए थे। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, लवण बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? लवण बनाने की क्रिया मतलब साल्ट बनाने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस बात को भी पीछे आपको बताया गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए, आप जनरली इसको घरों पे यूज भी करते हैं। सिट्रिक एसिड आप उसको कहते हैं, साइट्रिक अम्ल होता है। ये जनरली किसमें किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड आपको पता है किसमें पाया जाता है? एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है। और नाइट्रिक एसिड जो होता है ये आपको जनरली अगर देखा जाए तो नाइट्रिक एसिड नेचुरली किसी सब्सटेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आपको पीछे बताया गया 7 होता है, जो कि न्यूट्रल पॉइंट होता है। नेक्स्ट, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? धावन सोडा की बात की जा रही है, इसका मतलब आपको पता है कि Na2CO3 डॉट 10H2O होता है, मतलब 10 मॉलिक्यूल जो है वाटर के इसमें जुड़े होते हैं, तो 10 पार्टिकल ऑफ वाटर इसमें अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण की बात कर रहा। अब देखो यहाँ पे लवण भी 3 तरीके के होते हैं, लवण भी 3 तरीके के होते हैं, तो इसमें आपको अम्लीय लवण की बात कर रहा है, तो अम्लीय लवण आपका जो जनरली होगा वो यही होगा। बाकी 3 तरीके का जो लवण होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है और न्यूट्रल लवण होता है। 3 टाइप के लवण आपको देखने को मिलेंगे, अम्लीय, क्षारीय और न्यूट्रल उदासीन। देखो इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अम्लीय लवण कब बनता है? लवण कब बनता है ये तो आपको पता है कि जब अम्ल और क्षार, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो लवण बनता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस आपस में मिलेगा तो अम्लीय लवण बनेगा। क्षारीय लवण जो होता है जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलता है तो क्षारीय लवण बनता है। उदासीन लवण जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस के साथ मिलेगा तो उदासीन लवण बनेगा। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो NaHCO4 है, जो कि अम्लीय लवण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इसको आप क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को आप क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा कहेंगे या धावन सोडा कहेंगे या वॉशिंग पाउडर कहेंगे या फिर चूना कहेंगे? क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? इसको पीछे आपको बताया गया है, धावन सोडा इसका नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो सवाल है, कौन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल करने की जो प्रक्रिया है वो कौन करता है? मतलब किस सब्सटेंस के द्वारा नीला लिटमस पेपर लाल होता है? एसिड के द्वारा। ये तो बहुत आसान सवाल दे दिया। NaOH, H2O, H2SO4, NaCl, ये बेस है, वाटर न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, मतलब ये आपका जो राइट आंसर होगा वो H2SO4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो है जनरली पेट्रोलियम परिष्करण के लिए किया जाता है, क्योंकि साबुन में तो आपको पता है कि बेस का उपयोग किया जाता है, खाद्य रंग में अलग और दवा में अलग चीजों का उपयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है? अभी आपको पीछे बताया गया था कि जो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है।
अगले सवाल पे अगर हम आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण का उदाहरण है। लवण का उदाहरण अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये तो आपको पता है HCl एसिड होता है, NaOH बेस होता है, तो यहाँ तीसरा जो ऑप्शन है NaCl, ये आपका लवण है। बाकी अगर हम NH3 की बात करें तो ये भी बेस होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हाइड्रोक्साइड आयन की अधिकता किस प्रकार के विलयन में होती है। तो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव आयन की बात कर रहा है, तो OH नेगेटिव आयन की अधिकता किस प्रकार के विलयन में होता है। तो सिंपल सी बात है कि क्षारीय में होगा, अम्लीय में तो H+ की अधिकता होती है, उदासीन में दोनों समान होते हैं, कोई नहीं तो होगा नहीं, मतलब क्षारीय यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्षारीय विलयन का pH मान कैसा होता है। तो ये तो आपको बताया गया है कि 7 से ज्यादा जो होगा वो क्षारीय होगा, अगर 7 है तो उदासीन है, ये 7 से कम अगर है तो वो अम्लीय है, और अगर 7 है तो उदासीन है, और अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय है, और 0 है तो वो आपका जो है किसी में नहीं आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ये तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि खट्टा होता है। तो इस तरीके से आपने आज के सेकेंड यूनिट को, जिसका नाम अम्ल, क्षार और लवण, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को भी समझा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताया गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को हमारे इस प्लेटफॉर्म तक लाने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।